जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है और थोड़ा 1-2 दिन जो है 2-4 दिन आपको और लेट होगा, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद जब वीडियो आना शुरू हो जाएगा तो जितनी भी समय से कमी हुआ है उस सारी कमियों का हम एक साथ भरपाई कर देंगे, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में आपसे ज़्यादा वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप हमारी समस्या को थोड़ा समझेंगे। डिटेल में हम बता नहीं सकते, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो ये हमारा है आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था इस तारीख को, और ये इस डेट का ये लास्ट शिफ्ट है, यानी कि शिफ्ट 3 है। ये हमारा जो है इस सीरीज का 22वां क्लास है। बाकी क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम सीधा शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि डैश को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो अपसारी दर्पण का मतलब क्या होता है? देखिए, 2 तरह का दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ये है। अब यहाँ पे बात कहा गया है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अपसारी का मतलब होता है फैलाना, यहाँ पे यानी कि वो दर्पण जो कि किरण जो प्रकाश को क्या करता हो, फैलाता हो। प्रकाश का फैलाने का मतलब क्या हो गया कि जब प्रकाश अनंत से समांतर आती है तो प्रकाश को फैलाती है। यहाँ आप दोनों पिक्चर में से देख सकते हैं किस दर्पण में प्रकाश फैल रही है। यदि आप इस पहले वाले दर्पण यानी अवतल दर्पण को देखेंगे तो यहाँ पे आप एरो चिन्ह देख रहे होंगे कि इस दिशा में दर्पण की दिशा में प्रकाश किरणें आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद जो है ये बिंदु F पर जो है आके ये सारी किरणें मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे फैल नहीं रही है बल्कि ये मिल रही है, अभिसरित हो रही है। तो हम अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। वहीं दूसरी जो हमारा उत्तल दर्पण है, इसमें आप देखेंगे कि किरणें जब दर्पण पे आती है और पड़ने के बाद जो है ये किरणें किस तरह से ये फैल रही है, यानी कि ये हमारा उत्तल दर्पण क्या हो गया, हमारा अपसारी दर्पण हो गया। क्या हो गया? अपसारी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी, उत्तल दर्पण। यदि आपसे अभिसारी पूछता तो आप समझ गए कि आपको क्या करना था। चलिए, यहाँ पे आप कुछ दर्पण का जो है उपयोग भी जान लीजिए कि कुछ दर्पण का क्या उपयोग होता है। जैसे ये अवतल दर्पण है तो ये आपका जो टॉर्च का जो होता है शुरू वाले जो लाइट होता है वो, या कार का जो हेडलाइट का दर्पण होता है वो भी। इस तरह के जो डेंटिस्ट का मिरर होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। वहीं उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में या फिर इस तरह के दर्पण के रूप में हम करते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होते हैं? तो ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन में क्या होता है दोस्तों? इसमें जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में जो होता है न्यूट्रॉन होता है वो नहीं होता है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बनेगा। चलिए, हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लीजिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो 1 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, यानी कि क्षारीय धातुओं के समान है। ये पॉइंट जो है आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो हाइड्रोजन धातु नहीं है, हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान है? तो ये क्षारीय धातु के समान होता है, 1s1। हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, और हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। ठीक है, क्या है? प्रथम तत्व है, और ये सबसे हल्का भी होता है। तत्वों में बात करें तो सबसे हल्का है, और गैस में भी हल्का यही हो जाएगा। धातु में यदि आपसे हल्का पूछता तब वो लिथियम होता, लेकिन तत्व होगा तो ये हाइड्रोजन होगा, और ये सबसे हल्का हाइड्रोजन गैस भी है। हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखेंगे, ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और ये अभी जो क्वेश्चन बना हुआ था ये कुछ न कुछ इसी से संबंधित रखता था। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि क्षारीय धातुओं के साथ इसको रखा गया है, यानी कि ये एकमात्र ऐसा वो धातु है जो कि क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन को जो है भविष्य के ईंधन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो किसके मान पर निर्भर नहीं करता है, उसको जानिए। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये आपका ये जो है गिरने वाली वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है जो वस्तु गिरेगी। बाकी गुरुत्वीय स्थिरांक ये सब मायने रखता है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। चलिए, थोड़ी सी हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जान लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटी जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन का त्वरण का एसआई मात्रक है, ये ध्यान रखेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण जो है ये त्वरण ही है, इसीलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है।
ऊंचाई के अनुसार जो है जी के मान में परिवर्तन होता है। यदि आप पृथ्वी की सतह से चाहे आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो जी की मान में आपको कमी दिखेगा। जी की मान जो मैक्सिमम होता है वो ध्रुव पर होता है और जो न्यूनतम होता है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है, यदि बढ़ाया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या है, घूर्णन गति घटने पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी से जो है एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को वर्तमान से कितना गुना अधिक कर दिया जाए ताकि जो है जी का मान 0 हो जाएगा। ये इस तरह का डिस्कशन हम पहले सेट में करवा चुके हैं। यदि आप देखे होंगे, आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम यदि आपको साइंस मौजूद करना है तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो अल्फांसो किस फल का है? ये आम का है। किसका है? आम का है। ये आप आम देखिए, आपको देख के मुंह में पानी आ जाएगा कि काश आप भी ये आम खाए होते। यदि आप ये अल्फांसो आम खाए हैं तो बताइएगा कमेंट करके। हमने तो अभी तक इसको नहीं खाया है, लेकिन खाने का इच्छा है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें क्या होती है? जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ बंदूक का आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंदूक ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका भीतर ये गोली है। ठीक है, ये भीतर गोली है। जब यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर मारा जाएगा तब ये जो है इस नली से, ठीक है, इस नली से जो है, इसको बैरल कहते हैं, इस बैरल से ये गोली जो है बाहर निकलेगी। जब ये बैरल से ये गोली अंदर में ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो ये गोली रहेगी इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ पे करे बंदूक से चली गोली, ठीक है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, ये गहराई हो गया। तो इसमें क्या कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे हम वर्गीकरण का असल में जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको भी अच्छा से देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन यहाँ कहा गया कैवेलियर स्मिथ। अब देखिए, कैवेलियर स्मिथ पूछा गया है, जो कि किताबों में भी इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है, जनरली जो कंपटीशन की किताब होते हैं। तो इसमें जो है, जो आपका कैवेलियर स्मिथ है, ये जीवों को जो है 6 जगत में बांटे थे। कितने जगत में? 6 जगत में। तो चलिए थोड़ी सी हम जो है बायोलॉजी के इन सेक्शन से संबंधित कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले जो है लेमार्क और ट्रेविरनस के द्वारा दिया गया था, और अरस्तु को जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, हिस्टोरिया एनिमिलिया का नाम करके, और जो है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति का जनक कहा जाता है, और इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब यहाँ पे जो है फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जो है लिनियस को जाना जाता है, जो जिन्होंने जो है द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत जो है R.H. विटिकर के द्वारा दिया गया था, और व्यापक रूप से आधुनिक तौर पे जो है इसी 5 जगत का मान्य ज़्यादा है। अब यहाँ पे पूछा गया था कैवेलियर स्मिथ के बारे में कि इन्होंने वर्गीकरण का कितने जगत दिया था? तो इन्होंने 6 जगत का वर्गीकरण दिया था। ठीक है, 6 जगत का वर्गीकरण, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब कभी भी हमारे पास यदि इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, पूरे का रिवाइज कर लेंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको देखते देखते आपका रिवाइज हम करवा देंगे और आपको याद हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर है। तो सबसे पहले जो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का हम जो है आवर्त सारणी लाते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। अब ये क्या कर रहा है कि गुणों में समान दिखता है लेकिन एक दूसरे से दूर रखा गया है। किसके जैसा? लोहा को। तो लोहा कहाँ है आपका? यहाँ देखिए। और आधुनिक आवर्त सारणी में यदि आप देखे होंगे तो लोहा, कॉपर, निकेल सभी जो है एक ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट और निकेल। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आंसर आ जाएगा? हमारा ऑप्शन बी आंसर निकल के आएगा कि इसका गुण जो है आपका कोबाल्ट और निकेल के जैसा मिलता है, लेकिन जो है इन सबको बहुत दूर रखा गया है लोहे को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये बनेगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये रिपीट भी होता है तो आपको याद रखना है इसको। चलिए, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ इतना पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। तो जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का
इतना ताप पर जो है इसको इथेनॉल गर्म करने पर गर्म करिएगा तो आपको इथेनॉल के निर्जलीकरण में होता है वो क्या प्राप्त होता है ये बताना है। ये आपको क्या पता होता है, इथीन। इथीन जो है ये आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शन से क्वेश्चन था। ओम के नियम के अनुसार डैश स्थिर होता है, तो ओम का नियम क्या होता है बताना है। देखिए ओम के नियम में जो होता है वो आर की वैल्यू यानी प्रतिरोध जो होता है वो स्थिर होता है, और आर बराबर क्या होता है, वी बाय आई। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन हमारा ए बनेगा। ठीक है, यहाँ जो है आप देख सकते हैं ओम का नियम हमारा क्या होता है, भी समानुपाती आई, फिर यहाँ पे जो है भी बराबर आई आर लिखते हैं, जहाँ कि हमारा आर जो होता है जिसको हम प्रतिरोध करते हैं चालकता का, ये स्थिर होता है, और आर बराबर इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आई। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं और वास्तव में ये जो नेत्र होते हैं रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो किसका है, ये आपका है प्लेनेरिया का। किसका, प्लेनेरिया का। यहाँ पिक्चर में आप प्लेनेरिया को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है इसकी ये आप यहाँ पे आंखें आपको नेत्र बिंदु दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए इस तरह के जीवों में जो होता है, पहली बात अलैंगिक जनन होता है। विखंडन जो जनन के अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है ये ईस्ट और अमीबा में देखने को मिलता है, और प्लाज्मोडियम में जो है ये बहुखंडन मिलता है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास था प्लेनेरिया, तो पहले बात ध्यान दीजिए, प्लेनेरिया में जो होता है ये पुनर्जनन के द्वारा अलैंगिक जनन की विधि होता है। चलिए हम थोड़ी सी जो है यहाँ पे प्लेनेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेनेरिया जो कि आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से संबंधित रखता है। कौन, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र जो होते हैं ये बहुत ही साधारण होता है, और ये जो नेत्र होता है ये केवल नेत्र बिंदु के रूप में होता है जो कि रोशनी को पहचानने के काम करते हैं। इस संघ के जो भी जंतु हैं उसका उत्सर्जन क्रिया जो होता है वो ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ज्वाला कोशिका के द्वारा। और जो जनन की प्रक्रिया है वो पुनर्जनन के माध्यम से इसमें जनन होता है। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखता है। तो सभी को पता है कि जो तारे टिमटिमाते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है टिमटिमाते हुए, तो ये किसके कारण होता है, ये वायुमंडल, ये अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है। तो अति उष्माक्षेपी जो है इसमें से कौन है ये आपको बताना है। तो क्या जल में ब्लीचिंग पाउडर घोलना ये अति उष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया। देखिए उष्माक्षेपी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन यहाँ पे अति बताना है, सबसे अधिक उष्मा का उत्सर्जन किसमें होता है। क्या जल में ब्लीचिंग पाउडर को घोलना ज़्यादा उष्माक्षेपी होता है, तो आप कहेंगे नहीं। जल में कॉपर सल्फेट घोलना क्या ये होगा, तो ये भी नहीं। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, हाँ ये आपका अति उष्माक्षेपी है, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, सी इसका करेक्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा अम्ल को यहाँ पे घोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि कौन सा मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में। प्रमस्तिष्क क्या है, तो ये मस्तिष्क का एक भाग है, इसके बारे में क्या सही नहीं है इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे कि यहाँ कहता है इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और 1 केंद्रीय वंश। तो हमारे पास ये कथन पहला है, दूसरा मतलब पहला कथन ही क्या हो गया यहाँ पे गलत साबित होता है। बाकी और क्या देख लिए, यह मस्तिष्क का अग्र और श्रेष्ठ और पार्श्व भाग होता है जो कि सही कथन करता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो कि लगभग 80% होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बताएं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे जान लीजिए, तो यहाँ पे जो है आपका ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन गलत है, ऑप्शन ए, और हमें गलत ही बताना था। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत धारा के तापन प्रभाव, तो तापन प्रभाव विद्युत धारा के किस पे, सूक्ष्म तरंग, क्या इस पे आधारित है, तो नहीं भाई, ये कहाँ से जाएगा, विद्युत घंटी या विद्युत हीटर या विद्युत पंखा। विद्युत धारा के तापन प्रवाह का मतलब क्या हो गया कि जब विद्युत धारा जाता है तो उसके ताप में असर दिखता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत हीटर। आप विद्युत हीटर का प्रयोग घरों में देखे होंगे, इस तरह का आपको मिलता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका रहता है यहाँ पे, और इसे जो है आप बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, विद्युत हीटर जो होता है वे विद्युत धारा के तापन प्रभाव पे आधारित होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाले तत्व की पहचान करें। अब 2 है तो इसकी टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 किसकी परमाणु संख्या होता है, ऑक्सीजन का।
किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का हो जाएगा इसका आंसर। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो दूध का घनत्व किससे पता करते हैं? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से जो है दूध का ये हमें पता किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब की माप करते हैं। और थर्मोमीटर से क्या करते हैं? तो वो ताप पता होगा। और हाइड्रोमीटर से जो होता है हम जो द्रवों के अपेक्षित घनत्व होता है उसको पता लगाते हैं। चलिए यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं लैक्टोमीटर से किस तरह से जो है यहाँ पे दूध का पता मतलब कि जांच किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि नीचे दी गई दो मात्राओं में से कौन सी समान एसआई इकाई का है? इस तरह के क्वेश्चन कई बार बनते हैं, आज इसको समझ लेते हैं। जैसे कि वेग और विस्थापन, नहीं वेग का अलग होता है, विस्थापन का अलग होता है। जैसे वेग का होता है मीटर पर सेकेंड और विस्थापन का सिर्फ मीटर होता है ना। गति और वेग, गति का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और वेग का भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा बी बनेगा, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी भी जो है सेम ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं वेग और गति, तो दोनों ही सही है। गति और दूरी नहीं, क्योंकि गति का मीटर पर सेकेंड होता है और दूरी का सिर्फ मीटर होता है। तो हमारा यहाँ पे दो आंसर जो है बन रहा है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो, हमारा नहीं बुक की तरफ से। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो समान मात्रक वाला राशि है वो कौन कौन सा है। जैसे चाल और वेग का समान मात्रक होता है, भार और बल, वेग और आवेग और संवेग, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक और दाब और प्रतिबल दोनों का मात्रक सेम होता है। कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जिसमें कि कोई उसका मात्रक होता ही नहीं है, तो ऐसे राशि को हम मात्रक विहीन राशि कहते हैं। जैसे कि घर्षण गुणांक पूछे तो कोई मात्रक नहीं, आवर्धन क्षमता पूछे तो कोई मात्रक नहीं, विकृति पूछे तो इसकी भी कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वो समान राशियों का अनुपात हो जाते हैं। HIV का पूर्ण रूप है, तो HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको पता होगा HIV है ना, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो कहाँ पे है आप देख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो HIV आपको यहाँ पे देख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV से कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये एड्स का कारण बनता है, एड्स का कारण। यदि आपको एड्स का पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी हम आगे कवर करेंगे। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? अभी आपको हम बताए थे जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, कार्ल लिनियस को जो है हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे जनक के बारे में कुछ फिर से उसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द जो सबसे पहले दिया गया था वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति का जनक कहते हैं, और जो लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। और इसी के ऊपर जो है आपका अभी क्वेश्चन बना हुआ था। लिनियस जो है इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, और RH विटिकर जो है 5 जगत दिए थे। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि देश का संचालन एक गंभीर समस्या है, तो किसका संचालन एक गंभीर समस्या है? तो वो लोहा का। किसका? लोहा Fe, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है, जो कि धातु है। और ये डी ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक का तत्व है। इसकी जो संयोजकता होता है वो 2 भी होता है और 3 भी होता है। जब इसकी संयोजकता 2 होता है तो इसको हम जो है फेरस कहते हैं, और जब इसकी संयोजकता 3 होती है तो इसको हम फेरिक कहते हैं। ऑटोमोबाइल यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में जो दूरी की यात्रा मापने के लिए जो है हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? ओडोमीटर का उपयोग। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूरी मापते हैं इससे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर, जिससे कि आप ये स्पीड की पता करते हैं, ये स्पीडोमीटर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है आज के इस सेट को कवर किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके आप हमें अपनी राय बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं अगेन। और वीडियो जो है कुछ 2-4 दिन जो है आपको इस तरह से डिले देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है फिर आपको वीडियो जब हम डालना शुरू कर देंगे आपको बता देंगे, और फिर जो है लगातार वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वीडियो आपको मिलेगा, यानी जो भी कमी है उसमें वो भरपाई हो जाएगा। और ये जो है हमारा जो है इस सेट में जो है ग्रुप डी का वो लगभग 3500 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें से कि हम 2000 के आसपास पहुँच गए हैं।
तो हमारे पास 1500 के क्वेश्चन है, तो उसको हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। बने रहें आप हमारे चैनल पे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।